हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2IS एकेडमी। मेरा नाम है कृतिका और आज हम लोग एक केस स्टडी देखने वाले हैं केरला के वायनाड लैंडस्लाइड के बारे में। बेसिकली ये अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। लैंडस्लाइड जो हैं वो चले, अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशंस है वो किया जा रहा है, रिस्पॉन्स में ही अभी हमारी टीम्स हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सा इम्पैक्ट है। क्या इसके रीजंस हैं और क्या यहाँ से हम लोग लेसन सीख सकते हैं? रीजंस में हम लोग ये बात कर सकते हैं कि वेस्टर्न घाट्स के ऊपर टाइम टू टाइम कमेटीज़ बनाई गई हैं, उनकी रिपोर्ट्स आई हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। क्या वो रिपोर्ट्स कहती हैं, क्या इनसे वो लेसन हैं जो बाकी स्टेट्स भी ले सकते हैं, जैसे कि आपका आसाम है, देन हम लोग चेन्नई, महाराष्ट्र एंड हिमाचल जो है यहाँ पर भी देखते हैं। फ्लड्स हैं चाहे लैंडस्लाइड्स हैं, कैसे इनके ऊपर काम किया जा सकता है। ऑल्सो इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कल को आप एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनने वाले हैं, तो जो ग्राउंड जीरो है वहाँ पर कुछ कंडीशंस और रहती हैं, किताबों में पढ़ना कुछ और रहता है। जैसे केस स्टडी में आप जो है गवर्नेंस भी पढ़ेंगे, इसमें हम नेशनल जो आपका नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनके बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, लैंडस्लाइड्स कैसे होते हैं जोग्राफी भी देखेंगे, एज वेल एज जो एनवायरमेंट इकोलॉजी है जिसमें आपकी गडगिल एंड कस्तूरी रंगन रिपोर्ट आती है वो भी देखेंगे। जो केस स्टडी है बेसिकली ये एक बड़ा सा पोर्शन रहती है जहाँ पे हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो बाकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए गए जो नंबर्स हैं इन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस लेक्चर में मैं बात करने वाली हूँ कि इको सेंसिटिव जोन्स क्या हैं, एक्सपर्ट कमेटीज जो हैं वो बैठी हैं, और केरला में जो फ्लड्स हैं 2018 में भी रहे हैं, इसके बावजूद जो है एनवायरनमेंट को निगलेक्ट किया गया एंड जिसमें लूप होल्स थे जिससे हमने कुछ लेसन सीखे। और अभी वाले जो वायनाड के लैंडस्लाइड्स हैं ये समहाउ इसी एक प्रोसेस का पार्ट है। ठीक है, तो ये बात शुरू होती है जब 29-28 के पास में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम में जो मॉनसून है हमारा उसमें पेक्युलरिटीज़ देखने को मिली हैं। दैट मीन्स क्लाइमेट चेंज की वजह से मॉनसून अजीब एक्ट करता है, यानी कि जितना पूरा मॉनसून में बारिश होती है वो बड़े शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हो जाती है। तो वही यहाँ पर हुआ 30-31 के पास में रात को 1 बजे जो है लोगों को, कुछ विलेजेस में रह रहे लोगों को बहुत सी आवाज़ें वहाँ से आई, जैसे कि बहुत सारा मलबा नीचे आ रहा था। ये बात थी आपके वायनाड की जहाँ पर ये लैंडस्लाइड शुरू होता है। तो लैंडस्लाइड की जो शुरुआत है वो यहाँ से हुई। ये है आपका वायनाड। ये करीब एरिया जो अरेबियन सी है ये 50 किलोमीटर दूर यहाँ पर ये एरिया है। जब ये लैंडस्लाइड शुरू हुआ तो सबसे पहले जो गांव आया उसका नाम था मुंदक्कई। फिर उसके बाद में आता है आगे चूरलमाला। यहाँ से कुछ लोगों को ऑलरेडी इवैक्यूएट कर दिया गया था, लेकिन इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कितना होगा, तो चूरलमाला जो है इसको खाली नहीं किया गया था। जब ये लैंडस्लाइड आया तो वो हैवक लेकर आया और बहुत सारी जानें यहाँ पर गई। गाँव के जो गाँव हैं वो यहाँ पर जो है बह गए। तो यहाँ पर आपके लिए भी कुछ चीज़ें हैं याद करने के लिए। सबसे पहले ये जो ओरिजिन है ये यहाँ पर है, ये वायनाड है केरला में, ये है मुंदक्की, ये है चूरलमाला, और आगे आ जाता है आपका सुच्चीपाड़ा वाटरफॉल। और ये आगे कौन सी रिवर में जा रहा है, तो ये आ रहा है छलियार रिवर में। ये जो है आपकी छलियार रिवर है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी इस तरीके की ज्यादा बारिश हो गई तो एक नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम बना होता है जहां से पानी जो है आगे जाएगा, आगे अरेबियन सी में जो है निकल जाएगा। लेकिन इन्हीं के बैंक्स के ऊपर ये गांव हैं, यहाँ पर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बना के रखा है। हेंस जो एक नेचुरल पाथ है रिवर का वो यहाँ पर हैम्पर हो जाता है एंड वो तबाही मचाते हुए आगे पानी जाता है। तो इस तरफ आपके नीलगिरीज हैं और यहाँ पे ये जो माउंटेन्स हैं इनको वेलारी माला माउंटेन्स कहा जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को याद करनी है। देन आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसरो ने जो अपनी रिपोर्ट दी या फिर उसने जो देखा यहाँ पर पिक्चर्स, तो ये पुराने कुछ लैंडस्लाइड्स यहाँ पर रहे हैं, लेकिन अभी का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है कंपैरिजन में। अब ऐसा नहीं है कि केरला में ये पहली बार हुआ है, इससे पहले काफ़ी बार हम लोगों ने वहाँ पर हैवक देखे। 2018 के बहुत बड़ा एक वहाँ पर हमने फ्लड देखा था जिसके दौरान 500 लोगों की जान गई थी, बहुत सारे डैमेज हुआ था, एज वेल एज बहुत सारे डैम्स जो है वो फटने की कगार पर थे क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश भी वहाँ पर देखी गई। रिवर्स का जो फ्लो है वो भी बढ़ गया। इसी दौरान वहाँ पर कुछ जो है स्लो किया गया डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग। फिर 2019 में कुछ लैंडस्लाइड्स रहते हैं एंड धीरे धीरे हर साल जो है थोड़ा बहुत हम लोग देखते हैं। अभी 2024 में आते आते फिर से हम लोगों ने एक बड़ा लैंडस्लाइड वहाँ पर देखा है। अब इसका कारण है क्या, तो इसमें एक अच्छा खासा रोल केरला की ज्योग्राफी का आता है। केरला जो है वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर एक तरफ आपकी अरेबियन सी है,
अरेबियन सी जो है वो इस तरीके का टेम्परेचर बनाती है कि मॉनसून जो है वो काफ़ी नॉर्मल है वहाँ पे। ये आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, जो जो स्लोप्स हैं वो काफ़ी स्टीप है। केरला में टोटल 44 रिवर जो हैं वो बहती हैं, वो सारी अरेबियन सी में यहाँ पर जो है अपना पानी गिराती हैं। इसमें से जो 41 है वो इस तरफ बहती हैं, सिर्फ 3 हैं जो दूसरी वाली साइड पे बहती हैं। ठीक है जी, तो ये आपके यहाँ पे केरला की लोकेशन आ जाती है। इसमें भी अब जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इन्हीं का सारा जो खेल है, जो इंपॉर्टेंस है वो इन्हीं की सबसे ज्यादा है। क्यों है ये इंपॉर्टेंट? सबसे पहले इनके बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि ये टोटल यहाँ पर 6 स्टेट्स में आती हैं। सबसे पहले आ गया गुजरात, महाराष्ट्र, देन यहाँ है गोवा, कर्नाटका, इधर है आपका केरला, एंड देन द लास्ट वन इज तमिलनाडु। तो टोटल जो है ये 6 स्टेट्स में है। 1600 किलोमीटर्स के ये वेस्टर्न घाट्स हैं। यहाँ पर बहुत सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज रहती हैं, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रिच है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं। तो इसकी वजह से इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो जाती है। अब ये जो हम लोग बात करें कि हमने वहां पर फ्लड्स देखे, इसका सारा का सारा जो श्रेय है वो सिर्फ क्लाइमेट चेंज को नहीं डाला जा सकता। इसमें अच्छा खासा रोल जो है ह्यूमंस का भी है, जहां पर हम लोग उनका माइनिंग में रोल देखते हैं, या फिर हम लोग टी गार्डन्स बने हुए हैं, वहां पर कॉफी जो है वो उगाई जा रही है, तो प्लांटेशन जो है वो काफी सारी की जा रही है। यहाँ पर किसी एक कल्प्रिट को चुन पाना मुश्किल है, राइट। पॉसिबल कॉजेज क्या क्या हैं? तो ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, नेचुरल फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो लोकेशन ही आ जाती है। ये पहाड़ हैं तो टेक्टोनिकली अनस्टेबल हैं। फिर यहाँ के जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो सॉफ्ट हैं और 2 लेयर्स में बटे हुए हैं, तो जो यहाँ पर इनका अगेन सैचुरेशन रहता है वाटर का, वो काफ़ी ज़्यादा इजीली हो जाता है। लैंडस्लाइड बेसिकली ऐसे होता है ना कि ये आपका पहाड़ है, पानी ने रास्ता बनाया, पानी ने अगर यहाँ से रास्ता बनाया और वो यहाँ से निकल गया, तो ये वाली जो सारी ज़मीन है ये ढीली पड़ जाती है और वो साथ में बाद में जो है यहाँ पर फ्लो करती है। सो बेसिकली हैवी रेनफॉल हुआ कम पीरियड ऑफ टाइम में। फिर आपके सॉफ्ट जो रॉक्स थे वो पहले ही सॉफ्ट थे, टेक्टोनिकली तो अनस्टेबल है ही ये। एंड केरला में अबाउट 50% जो एरिया है वो लैंडस्लाइड के लिए प्रोन भी है। तो ये आगे नेचुरल फैक्टर्स। फिर आ जाते हैं एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, यानी कि जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, कंस्ट्रक्शन इंक्रीज हो रहा है, क्रॉप्स की जो पैटर्न है वो चेंज हो रहे हैं, और टूरिज्म का जो डेवलपमेंट है वो भी वहाँ पर है। तो ये आपके कुछ पॉसिबल रीजंस यहाँ पर। इसी के साथ में जो ऐड होता है वो है अरेबियन सी का ज़्यादा गर्म हो जाना, या वहाँ पर डेंस क्लाउड सिस्टम बनना, जो कि क्लाइमेट चेंज का पार्ट है, विच इज़ लाइक जिसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन वो वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हो रही हैं। ऑल ओवर इंडिया ही, ऑल ओवर द वर्ल्ड ही हम लोग क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, ठीक है। इसी के चलते हुए अब क्या है, हम लोग ऐसे ऑरेंज, ग्रीन, येलो अलर्ट्स जो हैं वो जारी करते हैं कि आने वाले दिनों में कितनी बारिश होने वाली है, उसके बेसिस के ऊपर सतर्क जो है हम लोगों को यहाँ पर करते। ऐसा नहीं है कि पहली बार अब ये हुआ है कि वेस्टर्न घाट जो है न्यूज़ में आए, ये 2010 से बातें चल रही है। 2010 में जो है माधव गडगिल जी जो हैं, इनको यहाँ पर चेयरमैन बनाया गया, और ये बहुत जगह घूमे, इन्होंने एक बड़ी सी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट से सब लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, तो आगे एक और जो है यहाँ पर आते हैं जिनका नाम है कस्तूरी रंगन जी, इनकी रिपोर्ट आती है, इसको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो सबसे पहले हम लोग रिपोर्ट्स ही देख लेते हैं। ये है आपकी, जिसको हम लोग बोल रहे हैं वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है ये माधव गडगिल जी ने, चेयरमैन थे इसके, इन्होंने दी, और इन्होंने 550 पेजेस की इस रिपोर्ट में बोला कि सबसे पहली चीज़ जो करो वो ये कि वेस्टर्न घाट्स को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया जो है पूरा का पूरा डिक्लेयर कर दो। इसमें से जो 64% एरिया है उसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन यहाँ पर बना दिया जाए, जिसमें हम लोग इसको 3 भागों में बांटेंगे, जोन 1, जोन 2 और जोन 3, जिसको उन्होंने कलर कोड किया रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन। रेड में जितनी भी एक्टिविटीज चल रही हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, उनको इमीडिएटली बंद कर दिया जाए, और वहाँ पर जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो नहीं होने चाहिए, विंड एनर्जी जो है वो नहीं होनी चाहिए, माइनिंग जो है उसके ऊपर ब्लैंकेट बैन होना चाहिए। फिर ऑरेंज वाले आगे बोलते हैं यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज जो है अलाउड कर दो, लेकिन ऑडिट जो है वो टाइम टू टाइम होना चाहिए। एंड देन द लास्ट वन वाज द ग्रीन वन, जहाँ पर
जो है कुछ एक्टिविटीज़ अगेन अलाउड होनी चाहिए। तो बेसिकली इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया वो वाले एरियाज़ हैं जहाँ पर हम लोग वहाँ के बायोडाइवर्सिटी को बचा के रख सकते हैं। इन सीटू कंजर्वेशन, क्योंकि इन्हीं पहाड़ों में बहुत से ऐसे स्पीशीज़ हैं जो रह रही हैं, जो IUCN में थ्रेटन्ड हैं या फिर इंडेंजर्ड हैं, उनको बचाएंगे। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसको बचाना है। प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बीच में, जैसे कि ये जो केरला है आपका, यहाँ पे बीच में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स हैं, उनके बीच में और जो मेन एरिया है उसके बीच में एक बफर जोन का काम करेंगे ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज या इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स। तो ये माधव गडगिल जी ने यहाँ पर कहा, बड़ी डिटेल में इन्होंने रिपोर्ट दी कि यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए। ये बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट इन्होंने यहाँ पर दी थी। यहाँ पर इन्होंने एक और चीज़ जो बोली कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं उनका यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बॉटम टू टॉप अप्रोच यहाँ पर यूज़ होनी चाहिए। बॉटम टू टॉप का मतलब है कि जो यहाँ पर लोकल्स हैं उनको ज़्यादा पता है यहाँ के बारे में, रादर देन जो एडमिनिस्ट्रेशन हम बाहर से इनके ऊपर जो है अप्लाई कर रहे हैं। तो रादर देन हमें डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए और जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए। एक और चीज जो इसमें ऐड की गई कि जो वेस्टर्न घाट्स की इकोलॉजी अथॉरिटी है वो बनानी चाहिए अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। तो बेसिकली इसमें हम एक अलग से अथॉरिटी बनाएंगे जो ऑडिट करेगी टाइम टू टाइम इन वेस्टर्न घाट्स का, क्योंकि वो खुद भी घूमे थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने बोला कि ये जो है यहाँ पर होना चाहिए। अब ये बहुत जो इन्होंने बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कंजर्वेटिव यहाँ पर रिपोर्ट थी। बेसिकली इन्होंने बोला सब कुछ हटा दो, विच इज़ मुश्किल इसलिए क्योंकि वहाँ पर बहुत से गांव बसे हुए हैं, उनकी आजीविका जो है इसके ऊपर निर्भर करती है। तो सरकार जो है, ऊपर से वेस्टर्न घाट जो है हमने देखा टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स में, अब 6 डिस्ट्रिक्ट्स की अलग अलग सरकारें चल रही हैं, उनके आपस में बीच में कैसे रिलेशनशिप है, उनमें अपने आप में अंदर स्टेट में क्या हो रहा है, 100 तरीके के चीज़ें आ जाती हैं और इसमें स्टेक होल्डर्स जो हैं वो मल्टीपल हो जाते हैं। इसी की वजह से इसका क्रिटिसिज्म हुआ। यहाँ पर बात की गई कि केरला ने बोला कि हम लोग माइनिंग तो जो है बिल्कुल बंद नहीं कर सकते और ये बहुत सारी जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं इनको भी बिल्कुल बंद नहीं कर सकते। तो ऐसे ऐसे करके जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी उनका उन्होंने विरोध किया। इसी के साथ में जो आपके माइनिंग माफियाज थे जो कि गोवा में, केरला में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, वो यहाँ पर उन्होंने भी प्रोटेस्ट यहाँ पर किए और केरला के फार्मर्स जो हैं उनमें भी डर बैठाने की जो है कोशिश की। गडगिल की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर वो माइनिंग के खिलाफ है, तो इसको हमने यहाँ पर पास नहीं होने देना है। अब इसके रिगार्डिंग क्या किया गया कि 2012 में एक और वहाँ पर जो है आपका कमेटी बैठती है और उसको लीड करते हैं फॉर्मर इसरो के चीफ जिनका नाम था डॉक्टर कस्तूरी रंगन। ये यहाँ पर आते हैं और ये भी रिपोर्ट देते हैं। अब इन्होंने उतनी ज़्यादा डिटेल बात तो नहीं की कि हम पूरा का पूरा ही वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजिकली सेंसिटिव कर देंगे, पर इन्होंने बोला कि देखो कि 37% तो करना ही पड़ेगा, इतना सा तो ज़रूरी है। इन्होंने वो रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज जो था वो वाला हटाया और उन्होंने यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स को 2 हिस्सों में बांटा। एक थे जो कल्चरल सेटलमेंट थे और दूसरे थे नेचुरल रीजन्स। जो नेचुरल रीजन्स हैं वो तो सीधे सीधे जोन बन जाएंगे कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन बनाओ उनको, वहाँ पर तो ज़रूरी ही नहीं है क्योंकि वहाँ पर नेचुरल है, ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। जहाँ पर बोले ह्यूमन सेटलमेंट है उनको हमने इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया बनाना है और उनमें ना धीरे धीरे जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कम करना है। लेकिन बात तो ये भी यही कर रहे थे कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं या थर्मल पावर है, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा इसको यहाँ से, और ये जो माइनिंग है इसको भी बैन करना पड़ेगा। लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं बोलते हैं वो कर सकते हैं, जैसे प्लांटेशन हो गया या आपका थोड़ी बहुत चीज़ें लोगों ने लगानी है तो वो यहाँ पर लगा सकते हैं। दोनों ही रिपोर्ट्स बेसिकली बात कर रही हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज़ हैं, यहाँ पर जो हैवी एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनको बंद करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जितनी भी साइट्स दी गई हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आ रही हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में वो आपस ना तो एडमिनिस्ट्रेशन में ना तो गवर्नमेंट्स में वो बातचीत हो पा रही है कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट यहाँ पर किया जाए। तो दूसरी रिपोर्ट जो है वो भी यहाँ पर ऐसे ही रह गई। यहाँ पर जो गडगिल हैं उन्होंने ये भी बोला कि जो रिपोर्ट है ये लोकल कम्युनिटीज़ के ऊपर बेस नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनका कोई रोल नहीं है जब हम इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं कि जब आगे जाकर कोई प्रॉब्लम्स होंगे तो इन लोगों का से नहीं होना चाहिए उस चीज़ में, हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंजेस लाने पड़ेंगे। लेकिन सरकार जो है उसने आगे ना तो उसमें ज़्यादा ध्यान दिया। एंड फ्लैशबैक ख़त्म होते ही हम लोग आते हैं वायनाड में जहाँ पर बहुत ही बड़ा एक लैंडस्लाइड देखा गया। अब जो
चीज़ें हैं वो शुरू हो चुकी हैं। ये थॉर एक मूवी है रैग्नारॉक, अगर आपने देखी हो, उसमें वो बोलता है कि अ वाइज किंग नेवर सीक्स फॉर वॉर बट ही इज ऑलवेज रेडी फॉर वन। कि हम लोग सीख नहीं कर रहे हैं कि डिजास्टर होगी, ट्रेजिडी होगी, लेकिन अगर होगी देन वी आर रेडी फॉर इट। रेडीनेस जो है वो आती है आपके डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट। हम लोग बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड करते हैं। इसमें सिर्फ रिस्पॉन्स नहीं होता कि अब यहाँ पे डिजास्टर हो गया तो आगे हमने क्या करना है, उससे पहले मिटिगेशन आता है कि कैसे हम इसको ओवरऑल जो है रहने ही दे सकते हैं, कि अवॉइड ही कर सकते हैं कि हो ही ना डिजास्टर। फिर अगर हो जाए तो उसके लिए हम प्रिपेयर्ड हों, अगर हो गई है फिर उसके बाद हमारा रिस्पॉन्स एंड देन आगे रिकवरी। बेसिक सी चीज़ की अगर मैं बात करूं, जैसे रिस्पॉन्स की बात करते हैं, उसमें आपको उस वक्त सिर्फ ये नहीं होगा कि आपने लोगों को बचा के लेकर आना है। बचा कर लेकर आना है तो उनको शेल्टर चाहिए, उनको फूड चाहिए, उनको साफ पानी चाहिए। ऐसे एरियाज़ में, फ्लड प्रोन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा जो लोगों को प्रॉब्लम आती है वो साफ़ पानी नहीं होता है पीने के लिए, जिसकी वजह से डेंगू, मलेरिया एंड देन आपके डिहाइड्रेशन, डायरिया, ये सारी चीज़ें लोगों में आ जाती हैं और नया एक आउटब्रेक जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो इसी के बारे में बात करती है। जब आप डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ोगे और डिटेल में पढ़ोगे कि कैसे हमने व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, फिर आपकी स्टेट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, फोर्सेस जो हैं वो स्टैंड बाय पे हो जाती हैं। जब येलो अलर्ट जो है वो जारी किया जाता है, येलो ऑरेंज आ जाता है, तो हमें पता होता है कि नहीं पता कि आने वाले टाइम में कितनी बारिश हो सकती है ना। तो सेम इसी के लिए हम लोग ने क्या अभी जो हमने पढ़ी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी है, जिसकी कंपोजिशन में कौन कौन है। चेयरमैन जो है इसके प्रधानमंत्री जी रहते हैं और इसमें जो है कुछ मेंबर्स रहते हैं। ये किसके अंडर है, तो ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का। ये डिटेल में जो है आप खुद पढ़ सकते हैं क्या इनके रोल्स रहते हैं। रोल्स वही है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। अगर आपके स्कूल में एक छोटी सी ड्रिल करवाई जा रही है जिसमें आपको बता रहे हैं कि अगर अर्थक्वेक आता है तो आपको कैसे मैनेज करना है खुद को, या फिर फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो कैसे चलाते हैं, उसके ऊपर कोई फाइन है अगर आपने नहीं रखा है, वहां से लेके एक बड़े लेवल तक जहां पर एक बार डिजास्टर हो चुकी है तो कैसे डिप्लॉय करना है वहां पर फोर्सेस को, वो सारे के सारे रूल्स इनके यहाँ पे आते हैं। रिहैबिलिटेशन स्ट्रैटेजी, अब सारी चीज़ें हो चुकी हैं, रिहैबिलिटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। शेल्टर एंड रिलीफ, सप्लाई ऑफ एसेंशियल आइटम्स, खाना, बेसिक जो क्लोथिंग है, ब्लैंकेट्स हो गए, और मेडिकल स्टाफ एज वेल एज मेडिसिन जो हैं वो उनके पास में यहाँ पर अवेलेबल हों। वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, फूड एंड न्यूट्रिशन, ये बेसिक चीज़ें जो है रिहैबिलिटेशन का पार्ट आती हैं जब हम लोग उससे निकले ही हैं, जो डिजास्टर है उससे सिर्फ निकले ही हैं। हेल्थ जो है वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रहती है, क्योंकि कंटामिनेटेड वाटर जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। साथ ही में लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रॉमा देखा है यहाँ पे। आने वाले टाइम में इसको समहाउ ऐड करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जो लोग हैं वो पहले से ही बहुत परेशान हैं। अब फॉर एग्जाम्पल फैमिलीज हैं जो कि बह गई, उनमें से 2 लोग रह गए हैं, सो इट्स वेरी हार्ड फॉर देम। तो उनको रिलीफ और रिहैबिलिटेट करना मुश्किल रहता है, उनको मैनेज वहाँ पे करना पड़ता है। अदरवाइज हम लोग पब्लिक में अनरेस्ट भी देखते हैं, जैसे कि कोई मॉनिटरी कॉम्पनसेशन हो गया, फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, क्योंकि लोगों के पास कुछ रहा नहीं है। इसके बाद में वो अपनी एक न्यू बिगिनिंग करेंगे, तो उसके लिए उनको टूल्स देना ताकि वो वापस से अपना जीवन जो है वो शुरू कर सकें, वो भी आपका रिहैबिलिटेशन का पार्ट आता है, राइट। कैसे इनको फ्यूचर में मिटिगेट किया जा सकता है, इसमें हम लोग हमेशा अपने आंसर में 2 तरीके से लिखना है। एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में तो लिख सकते हो कि पेड़ लगाने हैं, है ना, अफॉरेस्टेशन, ये 1-2 दिन का काम नहीं, एफॉरेस्टेशन हो गया। शॉर्ट में क्या आ जाएगा, जो माइनिंग है उसको बैन करना है। लॉन्ग में और क्या आ सकता है जी, कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करना है। शॉर्ट में क्या आएगा, डिसिल्ट करना है अपने डैम्स को टाइम टू टाइम, ऑडिट करना है। तो इस तरीके से आप जो है स्ट्रैटेजी यहाँ पर बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें जैसे कि अर्ली वार्निंग सिस्टम, वो जो मैंने आपको दिखाया था ना कि मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स और रिकवरी, इसमें हर एक में आपके ये रिस्पॉन्स जो है आ सकते हैं। जैसे कि मिटिगेशन का पार्ट रहता है अर्ली वार्निंग सिस्टम, नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम, जो मैंने आपको बताया कि अगर बादल भी फटा और भी कुछ भी होता है तो
जो रिवर है उसका अपना एक कोर्स है, वो थोड़ा बेड से बाहर निकल सकती है, लेकिन अगर हमने उसके बेड पे ही वहां पर कंस्ट्रक्शन किया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वहां पर हैवक जो है वो क्रिएट करके जाएगी। तो उसको साफ रखना है। एफिशिएंट अर्बन प्लानिंग है, डीसिल्टिंग ऑफ रिवर्स, डीसिल्टिंग ऑफ डैम्स एंड पब्लिक अवेयरनेस, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस कि किस तरीके से उन्हें बाहर निकलना है या टाइमली जो है वहां से वो बाहर निकल सकें। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? वल्नरेबिलिटी मैप्स, जैसे ये मैप्स इंडिया जो है तैयार करता है, GIS बेस्ड रहते हैं, ये मैप्स जो है बनाए जा सकते हैं जिनसे एटलीस्ट हमें पता हो कि कौन से एरियाज जो है ज़्यादा प्रोन है। इसको टाइम टू टाइम अपडेट करना ज़रूरी है। ये बहुत ही अच्छा एक आर्टिकल था अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के ऊपर। हम अर्ली वार्निंग सिस्टम जैसे अर्थक्वेक में तो है नहीं, है ना, बाकी चीज़ों में भी हमें कि अगर थोड़ा सा भी एडवांटेज मिलता है, हमें 1 घंटा पहले भी पता चलता है कि अगर ऐसा होने वाला है तो हम लोग उसको जो भी लॉस होने वाला है उसको कम कर सकते हैं कंपैरिजन में। जैसे अगर हम सुनामी की बात करें तो सुनामी का हमें पता तब चलता है जब 30 मिनट्स होते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस जो रिस्पॉन्स टाइम है अगर अच्छा है तो इस लॉस को कम किया जा सकता है। वैसे जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम की इसमें हम बात कर रहे हैं कि लैंडस्लाइड ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आती है, टोपोलॉजी क्या है, टेरेन क्या है, सॉइल का टाइप कौन सा है ना, कौन सी चीज़ ने ट्रिगर किया है, तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है। और जितना भी है हमारे पास में जेनेरिक है, एक्शनेबल नहीं है। अगर हमें पता है कि सॉइल का टाइप ये है तो हम उस पर कुछ कर नहीं सकते अब। तो हमें कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसके ऊपर हम एक्शन ले सकें कि टाइमली जो है वहाँ पर चेंजेस लाए जा सकें। तो उसी चीज़ की बात करता है कि केरला में भी जो अगेन सॉफ्ट सेडिमेंट्री रॉक्स वहाँ पर भी हैं। अब अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम बनता भी है तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स उसमें साथ में आएंगे, हाइड्रोलॉजी, मिट्योरोलॉजी, देन जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या हुआ? स्टडी ऑफ रॉक्स। तो ऐसे करके बड़े सारे लोगों को साथ में आना पड़ेगा, फिर वो आइडिया लगाएंगे कि सेचुरेशन जो है वो कितनी है, सॉइल की थ्रेशोल्ड्स क्या है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लाइक यहाँ पर इशू है। तो अगेन अर्ली वार्निंग सिस्टम अगर इतने आसान होते तो बना दिए होते हमने अभी तक, बट अगेन इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरीके के अब जो लैंडस्लाइड्स आते हैं हम चाहते हैं कि लॉस जो है वो कम से कम हो। क्लाइमेट चेंज तो उल्टा नहीं होगा, लेकिन हमने अपने आप को रेडी रखना है, प्रिपेयर्डनेस जो है वो अच्छी होनी चाहिए। सो यही था आज के लिए। लेसन्स जो हैं ये सारे ही हमारे लिए लेसन्स हैं कि अगर किसी ने 2010 और 11 से किसी चीज़ के ऊपर सोचा हुआ था तो कम से कम इस डायरेक्शन में थोड़ा सा जो एफर्ट है वो तो होना चाहिए था। आपने किसी भी एक तरफ झुकना नहीं है, क्योंकि झुकना सही नहीं है। झुकना, अगर हम लोग बात करें कि गडगिल रिपोर्ट को या उनका जो उन्होंने सजेशन दिए थे उसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए था, तो गांव के गांव उठा के तो कहीं पे रखे नहीं जा सकते ना। आप अगर अपने गांव में रहते तो आपको वहां से रिहेबिलिटेट पूरा का पूरा कर दिया जाए, सो इट्स वेरी हार्ड। लेकिन वी हैव टू समवेयर फाइंड अ बैलेंस। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ देना है, तो वी हैव टू समवेयर फाइंड अ बैलेंस एंड पीपल हैव टू फाइंड अ वे टू मूव ऑन। लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो किसी भी तरीके से मूव ऑन करें। बहुत ज़्यादा ट्रॉमा और लाइक मेंटल हेल्थ इश्यूज़ ये बड़े जो इंसिडेंट हैं वो लेकर आते हैं, तो इनके ऊपर हम लोग एटलीस्ट वी कैन बी सपोर्टिव। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये पसंद आया देन डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इस लेक्चर के बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू।